हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हो। प्यारे बच्चों, फिर से आज हम चैप्टर नंबर 2 का ये अंतिम सेशन लेकर आए हैं, अंतिम पार्ट लेकर आए हैं और ये पार्ट नंबर 5वां है। लगभग 30 से 40 मिनट का ये पार्ट होगा अपना। और इसके अंदर हम आज निम्नात्मक प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न नहीं, लघुतरात्मक प्रश्न आज हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है आप लोगों से कि वीडियो क्वालिटी में और वॉइस क्वालिटी में, साथ ही साथ कंटेंट की क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए, विजुअल मतलब जो बोर्ड पे दिखेगा वो भी आपको क्लियर दिखेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। पहले वाली वीडियोस में ऐसी प्रॉब्लम हुआ करती थी, आजकल हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए बस इतना सा मेहनत कर दीजिए। अपना जो अंगूठा है जो आपका नहीं उठता है उसको जाके थोड़ा सा सब्सक्राइब में लगा दीजिए और थोड़ा सा लाइक और शेयर और कमेंट में लगा दीजिए। बस इतना ही आपको मेहनत करनी है, बाकी मेहनत हम कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए आ जाए, चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का आज ये 5वां भाग है और आज ये फिनिश हो जाएगा। क्वालिटी कितनी अच्छी दिख रही है मैं समझ सकता हूँ, बिना एडिटिंग किए हुए। यानी वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, ये रिकॉर्डेड किया सीधा का सीधा मैं चढ़ा देता हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है। हो सकता है मैं थोड़ा सा बेकार दिख रहा हूँ, लेकिन आपको कंटेंट बेकार नहीं दिखेगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर, पहुंच जाते हैं सीधे अपने हमने लास्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमें लघुतरात्मक जो प्रश्न थे वो पढ़ लिए थे। अब चलते हैं इन पर, और ये 4-4, 5-5 लाइन के होंगे। वो पिछले सवाल 3-3 लाइन के थे, अब उनसे डबल हो जाएंगे और ये 4 नंबर से 5 नंबर के सवाल आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये 5-6 लाइन 10 लाइन के भी हो सकते हैं। फिर अपने पास निम्नात्मक प्रश्न होंगे, थोड़े और बड़े होंगे, जो निबंध की तरीके से होंगे, एक एक पन्ने के जो सवाल होते हैं वो। चलिए तो करते हैं इन सवालों को। लगभग 20 से 30 मिनट, 30 से 40 मिनट का ये अपना सेशन रहने वाला है। और आप लोग भाई थोड़ा सा प्रयास करके सब्सक्राइब कर लें, है ना। चलते हैं। तो सवाल है पवित्र उपवन, जिसे बोलते हैं सैक्रेड ग्रोव्स। सैक्रेड ग्रोव्स, पवित्र उपवन मानी सैक्रेड ग्रोव्स। सैक्रेड ग्रोव्स से आप क्या समझते हैं? पवित्र उपवन या सैक्रेड ग्रोव से आप क्या समझते हैं? पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र है, वह अबाधित वन क्षेत्र है जिसका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। क्या है कि पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र है जिसका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधे समेत विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं का घर है। औषधीय पौधे क्या होते हैं? जिनसे औषधि बनती है, जिनसे दवाइयां बनती है। कौन सी दवाइयां? आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है, देसी दवाई जिसे हम कहते हैं। आयुर्वेदिक दवाई का मतलब समझते हो प्यारे बच्चों? देसी दवाई, ठीक है ना। देसी दवाई जिसे हम कहते हैं आयुर्वेदिक। ऐसे पौधे जहां से औषधियां आती है वो औषधीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है, ये जंतुओं का क्या होता है? घर भी होता है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इनका जो संरक्षण है, जो अपना स्थायी समुदाय है, उनके द्वारा किया जाता है। यहां किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। क्या नहीं है? अनुमति नहीं है। अब दोबारा से समझिए कि पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र। अबाधित का मतलब है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो, किसी भी प्रकार की पेड़ों को, जंतुओं को हानि नहीं पहुंचाई जाती हो, उन्हें अबाधित कहा जाता है। ठीक है, ये आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े हो सकते हैं। मत छोटा भी आकार हो सकता है, 2 किलोमीटर के भी हो सकते हैं और हजारों किलोमीटर में भी फैले हो सकते हैं। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं और ये कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। विविध प्रकार के पौधों और किन का घर है? जंतुओं का घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है।
इनका जो संरक्षण है किसके द्वारा किया जाता है? स्थायी समुदायों के द्वारा किया जाता है। मतलब ये समझो कि जो लोग वहाँ आदिवासी रहते हैं, वो आदिवासी लोग इनों का संरक्षण करते हैं, मानी किसी को काटने देते नहीं, और खुद जो लकड़ियाँ यूज में लेते हैं वो केवल वही लकड़ियाँ यूज में लेते हैं जो सूख जाती है। ठीक है, जनसंख्या भी इन क्षेत्रों में कमी होती है, तो इतना सोर्स की भी जरूरत नहीं होती है उनको, तो वो अपना जीवन निर्वहन कर लेते हैं। यहाँ किसी को भी किसी जीव को हानि पहुंचाने, पेड़ों को काटने और क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। मतलब सरकार भी लोगों को मना कर रखी है कि आप यहाँ रह लीजिए, देयर इज नो मैटर, बट आप किसी भी जंतु को मारेंगे नहीं, वृक्षों को काटेंगे नहीं, सूखी लकड़ियां काम में ले लीजिए जो जरूरत है आपको। ठीक है, इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। जैव संपदा मानी जीवों की संपदा है, संरक्षित है मानी सुरक्षित है। सरकार ने उसे सुरक्षा मुहैया करवाई है। सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए उसमें चौकियां लगा दी जाती है। हाँ, यदि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो चौकियां संभाल लेती हैं। साथ ही साथ कभी कभार ऐसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी आ जाते हैं उन चौकियों के अंदर, वो खुद जान चला के पेड़ों को कटवा के बेच देते हैं, चोर होते हैं। अब भाई सरकार भी क्या करे, अंदर ही अंदर बेच दे तो। चोर तो भरे पड़े हैं भारत में, चोरों की तो कमी है नहीं, ठीक है ना, चोरों की तो कमी नहीं, हर डिपार्टमेंट में चोर मिलेगा, तो चोरों की हर जगह तादाद है। बस सरकार को अच्छे नियम लाने की जरूरत है। मतलब 100 करोड़ का जुर्माना लगाया जाना चाहिए रिश्वतखोरों पे, चोरों पे, जो ऐसी हानि पहुंचाते हैं उन पर। तो जिंदगी में कभी ऐसा करेंगे नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन सरकार खुद करवाती है तो इतना जुर्माना लगा नहीं सकती है, ठीक है ना, इतना जुर्माना लगा नहीं सकती है। चलिए सवाल नंबर 2, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये समझो आप तो कि जैव विविधता से क्या मतलब है। जैव विविधता का मतलब है जीवों के प्रकार से, क्या मतलब है, जीवों के और पेड़ पौधों के प्रकार से क्या मतलब है। ठीक है, किसी क्षेत्र में जैव विविधता में उनके सदस्यों की क्या भूमिका होती है। चलिए पढ़ते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता, विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के, को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। भाई एक जंगल होगा तो क्या उसके अंदर एक सुअर ही रहेगा, क्या उसके अंदर एक शेर ही रहेगा, क्या उसके अंदर एक भेड़िया ही रहेगा? नहीं, उसमें सभी प्रकार के छोटे बड़े जीव रहेंगे। मानी ऐसा जीव जो दिखाई नहीं देता और ऐसा जीव जो बहुत बड़ा होता है, इनके बीच के जितने भी जीव सब होते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक चीजें मिलती है, सब मिलते हैं, तो उन्हीं को ही कहते हैं विविधता। अब पेड़ पौधे भी जब, जहाँ पे इतने सारे जानवर होंगे वहां पे क्या पेड़ पौधे नहीं रहेंगे? क्या रहेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे बिना जानवर वहां रह नहीं सकते। पेड़ पौधे उनका आवास है, जंगल उनका आवास है, वो रहेंगे, स्वाभाविक है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता, विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। प्रत्येक सदस्य की क्या रहती है? एक अलग भूमिका रहती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे का पर निर्भर रहते हैं। भाई अगर कोई भी पेड़ कितने भी फल दे रहा हो, अगर उसे कोई खाने वाला नहीं है तो टूट के वहीं गिरेगा, वहीं उगेगा, फैलेगा तो नहीं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई जीव उन्हें खा गया, जैसे आम मान लीजिए, अपने गांव के अंदर कोई आम का पेड़ नहीं है, एक दो पेड़ होंगे, बहुत बड़ा गांव हमारा होने को तो, लेकिन आम के पेड़ एक दो चार होंगे। थोड़ी बहुत पानी की भी कमी है हमारे यहाँ पे, मतलब अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं है हमारे पानी से पौधे जो है फल वाले पौधे लगते नहीं। बाकी जैसे बबूल हो गया, नीम हो गया, किक्कर हो गया और शीशम हो गया, छलील हो गया, ये हमारे पानी से अच्छे लग जाते हैं। लेकिन घरों के अंदर नीम का पौधा ही मिलता है या फिर बबूल का मिलता है कोई खेत वेत पे, या कीकर तो भरे पड़े हैं। इनके अलावा जो फल वाले पौधे हैं अभी तक किसी के घर में नहीं, किसी के घर में है तो ग्रोथ नहीं करते वो। रीजन वाटर बहुत बेकार वाटर है, पीने के लिए भी बेकार है तो खेती के लिए भी बेकार है। तो जैव विविधता होगी कहाँ से?
पौधों में विविधता आएगी कहाँ से? कीकर नीम ही नीम दिखाई देंगे हमारे गाँव में ठीक है ना। हाँ, अब सरकार बहुत दूर से, मतलब यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर से, जहाँ एक बहुत बड़ी नदी है चंबल नदी पर ईसरदा बांध बनाया जा रहा है, और उस बांध की सप्लाई जस्ट 4-5 महीने में होने वाली है। लाइनें डल रही है, अब 4-5 महीने सरकार ने दिए हैं कि हो जाएगा इसमें काम। वहाँ का जो पानी है वो किसका? बारिश का पानी है। उस पानी से हमारे यहाँ काफ़ी ग्रोथ होंगी, काफ़ी पेड़ पौधे होंगे, और हम लोगों को सजेस्ट भी करेंगे कि भाई अब हमें फलों के पौधे लगाने चाहिए। आम के हो गए, नींबू के हो गए, ठीक है, अनार के हो गए, और केले के हो गए, और अमरूद के हो गए। अब ये सभी प्रकार के जो पौधे हैं, पेड़ है, हमारे यहाँ पे लगने वाले, सभी को सजेस्ट करेंगे। जैसे पानी आएगा और ग्रोथ भी फुल करेंगे वो, ठीक है। हर घर के अंदर एक एक अनार का पेड़ हो, एक एक केले का पेड़ हो, क्या बात है, मजा ही कुछ और है कि नहीं। चलिए, तो सभी भाई सभी चीज़ों की एक महत्वपूर्ण क्या रहती है? भूमिका रहती है। आगे चलते हैं। हम पौधे के समूह शाख झाड़ी वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय लकड़ी जैसे, यानी कठोर लकड़ी जैसे होते हैं। इनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है, और ऐसे पौधे को वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्ष। उदाहरण के लिए आप आम का पेड़ ले सकते हैं। इसका ले सकते हैं, आम का पेड़ ले सकते हैं। अब बात करें समूहन की, दूसरा पॉइंट आ गया। माने कुछ पौधों में तने वृक्षों की तरह ऊंचे नीचे होते हैं। किसी के तो ऊंचे होते हैं, किसी के नीचे होते हैं। इनमें से अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं, भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं, किसी में काले होते हैं, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। निकट का मतलब है पास में से, मतलब नीचे से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं तने। जैसे अपन देख लीजिए, आम का पेड़ है तो उसके तने काफी ऊपर से निकलना प्रारंभ होंगे, जबकि अमरूद का जो पेड़ होगा ना, उसके तने नीचे से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं, वृक्ष के जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधे को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा हो गया, अपना बेर का पौधा हो गया है। ये इनके लचीले होते हैं थोड़े से, और ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। समय लग जाता है काफ़ी मोटा होने में भी, बहुत ऊंचे नहीं बढ़ पाते हैं ये, तो झाड़ी कहलाते हैं। और कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं। इन्हें हम शाक कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। हरे तने कभी भी बहुत ऊंचे नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के लिए हम टमाटर का दे सकते हैं, ठीक है। बहुत लंबे तरीके से, मतलब पेड़ बन ही नहीं सकता इनका जीवन काल भी बहुत छोटा रहता है, 1-2 साल का रहता है। किसी किसी का तो 4 महीने में हो जाता है, किसी किसी का 6 महीने में, किसी किसी का साल भर चलता है, ठीक है। जैसे हम केले का कहें तो केले का जो तना है हरा रहता है, आपको पता है। तना भी कहाँ रहता है, उसमें तो लकड़ियाँ ही नहीं होती है, उसमें तो पत्ते पत्ते से बना रहता है वो तो बहुत लंबे समय तक नहीं जीवित रह सकता। हाँ, उसमें से हर साल 1, 2, 4, 5 नए ग्रोथ हो जाते हैं, साइड में से फूट के निकल जाता है, मतलब नया पौधा उसमें से निकल जाता है तना, तो उसमें से फल लगते हैं। एक केले के एक बार ही फल आता है, ठीक है। और एक ही फल आता है, एक का मतलब है कि उसमें एक ही क्या निकलेगा, फल का वो बहुत बड़ा निकलता है ना। फल बहुत बड़ा रहता है, उसमें काफ़ी सारे केले आते हैं। क्या किसी पौधे की पत्तियों में शिरा विन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के मध्य कोई लंबा होता है? उदाहरण देकर समझाइए। चले समझते हैं। पौधे की पत्तियों के शिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य संबंध देखने के लिए सदाबहार एवं लेमन घास के पौधे का उदाहरण ले सकते हैं। सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ें होती हैं और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। दूसरी ओर हम कहें कि लेमन जो ग्रास होती है, उसके अंदर झकड़ा जड़ होती है। झकड़ा जड़ का मतलब होता है रेशेदार जड़ होती है,
और पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। इस प्रकार सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें मूसलामूल जड़ें होती हैं, जबकि जिनमें समांतर सिरा विन्यास होता है उनमें झगड़ा जड़ होती है, मानी रेशेदार जड़ होती है। अब आप समझो एक तरीके से, जिन पौधों की जड़ें झगड़ा मूसलामूल होती हैं वो वृक्ष के रूप में मैक्सिमम जो पौधे होते हैं परिवर्तित तो हो जाते हैं। कुछ एक जो क्रॉप्स होते हैं फसल को छोड़ दीजिए, ठीक है, फसल को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे हुए जितने भी पौधे हैं वो वृक्ष बन जाते हैं। जबकि जिनकी जड़ें रेशेदार होती हैं वो बहुत बड़े हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। जिनकी जड़ें झगड़ा जड़ होती है, रेशेदार जड़ होती है, उनके अंदर सिरा विन्यास पाया जाता है। सिरा विन्यास जो है समांतर सिरा विन्यास होता है, ठीक है, मतलब पत्तियां बहुत कोमल होती हैं। जबकि बात करें कि जिनकी जो मूल होते हैं झगड़ा कौन सी मूसला मूल होते हैं वो बहुत बड़े वृक्ष बनते हैं, उनका जो पत्तियां रहती है वो जालिका रूपी सिरा विन्यास धारण करती है, ठीक है, बहुत लंबे भी होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित में संक्षिप्त पे मानी लगभग 150 वर्ड पे आप संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। से स्थलीय आवास का मतलब है एक जंगल समझ लीजिए, और जलीय आवास माने एक पारितंत्र समझ लीजिए, पानी वाला जिसमें काफ़ी सारे जीव रहते हैं, और उभयचर जंतुओं के बारे में भी जो जल में भी रहते हैं और पानी ऊपर भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। तो उन पर एक टिप्पणी लिखनी है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है, छोटी सी लिखनी है। अब पहला आ गया स्थलीय आवास। कौन आ गया? स्थलीय आवास। स्थलीय आवास में हम रहते हैं, और जो जंगलों में रहते हैं जीव वो स्थलीय आवास में रहते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसमें भी यही है कि थल पर रहने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? थलीय या स्थलीय आवास कहते हैं, थलीय या फिर स्थलीय आवास कहते हैं, ठीक है, आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ क्या है? उदाहरण है। थलीय आवास के क्या है? कुछ उदाहरण है, ठीक है। इसके आवास के उदाहरण, थलीय आवास के उदाहरण है। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? अब चलते हैं दूसरा, जलीय आवास। जल के अंदर आप लोग जानते हो जो भी जीव रहते हैं वो उनका आवास रहता है जलीय आवास, ठीक है। जैसे कि जल में रहने वाले जो पौधे हैं, ये थोड़ी कि जीव ही रहते हैं, पौधे भी रहते हैं, शैवाल होते हैं काफ़ी सारे जो नीचे लगे रहते हैं, कोरल्स होते हैं, ठीक है, मूंगेज होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मानी जल में रहने वाले पौधे जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदी और महासागर जलीय आवास की कुछ उदाहरण है। जलीय आवास के क्या है? कुछ उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं उभयचर। क्या चलते हैं? उभयचर में चलते हैं। उभयचर का मतलब समझते हो? उभयचर का मतलब समझते हो? नहीं समझते? मानी ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, स्थल पर भी रह सकते हैं। मानी जंतु कुछ जंतु जल के साथ थल के साथ माने जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयचर। मेंढक हो गया, अपना मेंढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, गैंडा हो गया, और क्या है, और कछुआ हो गया। ये दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है ना। थल पर भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। मछली थल पे नहीं रह सकती, बाहर आएगी, मर जाएगी कुछ समय बाद, क्योंकि उसमें जो गिल्स रहते हैं वो पानी से ऑक्सीजन लेने के ही रहते हैं, ठीक है ना। तो थल में तो जीवित रह ही नहीं सकती है, मर ही जाएगी कुछ समय बाद। आगे आ गया अपने पास निम्नात्मक प्रश्न, ठीक है। ज़्यादा समय तो नहीं हुआ ना, कितना हो गया है? हाँ, 19 मिनट हुई है, और ये भी 4-5 सवाल है, तो इनमें मतलब 40 मिनट का 30 से 40 मिनट का ही सेशन रहेगा। आगे चलते हैं। सिरा विन्यास किसे कहते हैं? अब देखो निम्नात्मक प्रश्नों में आ गए ये सिरा विन्यास किसे कहते हैं, और इनके प्रकारों का नामांकन चित्र सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। सिरा विन्यास मैं आप लोगों को समझा दूं कि सिरा विन्यास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समांतर सिरा विन्यास होता है, एक जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, ठीक है। जालिका रूपी सिरा विन्यास के अंदर जो पत्तियां रहती है उनके अंदर जो
सिराएं रहती हैं वो जालिका रूपी रहती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास में जो जालिकाएं रहती हैं समांतर, मतलब जो वेंस होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, समांतर में पाई जाते हैं। चलिए आगे आइए। मानी पौधे की पत्तियों पर पतली रेखाओं जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं सिराएं। क्या कहा जाता है? सिराएं कहते हैं। चित्र देखेंगे, है अपने पास चित्र। इनकी सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। पौधों की पत्तियों में दो प्रकार की सिरा विन्यास पाए जाते हैं। जो पौधों की पत्तियां हैं उनमें दो प्रकार का सिरा विन्यास पाए जाते हैं, समांतर सिरा विन्यास या जालिका रूपी सिरा विन्यास। चलते हैं। तो पहले आ गया अपने पास जालिका रूपी सिरा विन्यास। कौन सा आ जाएगा? जालिका रूपी सिरा विन्यास। और एक आ गया समांतर सिरा विन्यास। दो ही विन्यास है अपने पास। जालिका रूप में मतलब जाली जैसी दिखेगी उनकी सिराएं जो है, मानी जब पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न पाया जाता है, तो इस पैटर्न को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। जैसा गुड़हल, ठीक है, गुड़हल की पत्तियां इस सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित कर दे। गुड़हल हो गया, सरसों का हो गया, सरसों का पत्ता देखना, वो भी जालिका रूपी सिरा विन्यास प्रदर्शित करता है। और अपना जो इसका पौधा हो गया पीपल का, उसका भी जालिका रूपी सिरा विन्यास प्रदर्शित करता है। आगे आ गया अपने पास समांतर सिरा विन्यास। मानी विन्यास जब पत्तियों की सिराएं समांतर चलती हैं तो इस पैटर्न को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे केले और घास की पत्तियां समांतर सिरा विन्यास में प्रदर्शित करती है। कौन सा प्रदर्शित करती है? समांतर सिरा विन्यास प्रदर्शित करती है। ये अपने पास है, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब इसको समझिए। ये जो पत्ता है ये जालिका रूपी सिरा प्रदर्शित करेगा, है ना, जालिका रूपी सिरा विन्यास है इसमें। जबकि ये केले का पत्ता और ये घास का पत्ता है, इन दोनों के अंदर समांतर सिरा विन्यास है। कौन सा विन्यास है? समांतर सिरा विन्यास है। आ गई बात समझ में? इनके अंदर जो पत्ते होते हैं इनमें जालिकाएं दिखाई देगी, ठीक है। जब ये सूख जाएगा, सूखने के बाद इसको तेल में भिगोइएगा आप लोग, फिर थोड़ा सा सुखाइएगा तो पता लग जाएगा। इसको सुखाएं, सुखाने के बाद तेल में रखें, ठीक है, तो अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें जाली है। और इसको भी एक बार आप लोग चेक करें कि किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आगे। सवाल नंबर 2, पौधों में पाए जाने वाली जड़ों के प्रकारों को नामांकित चित्र बनाते हुए समझाएं। ठीक है, माने पौधों में पाए जाने वाली जड़ों के प्रकारों को नामांकन चित्र बनाते हुए क्या करना है? आपको समझाना है। माने पौधे में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है। एक तो मूसला मूल होती है, मूसला मूल या मूसला जड़ कहते हैं। एक होती है झकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? झकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़ कहते हैं। तो अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो एक रूट के काफी सारी साइड में निकली हुई रूट क्या कहलाती है? मूसला मूल कहलाती है। और एक पौधे से एक ही जगह से काफी सारी निकली हुई रूटें रेशेदार रूट कहलाती है। रेशेदार या फिर रेशेदार को ही क्या कहते हैं? जकड़ा जड़। रेशेदार को कौन सी जड़ें कहते हैं? जकड़ा जड़ कहते हैं। रेशेदार जड़ों को ही क्या कहते हैं? जकड़ा जड़ कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब चलो भाई मूसला मूल को समझते हैं। माने जब पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और उसके छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं, तो ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? मूसला मूल जड़ कहते हैं, जड़ें कहते हैं। जैसे सरसों और गुड़हल के जड़ जो होती है, सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक है, मूंग हो गया, इनकी जो जड़ें होती है ऐसी ही रहती है, ठीक है। जकड़ा जड़ क्या बोलते हैं? मूसला मूल कहते हैं। अब आगे अपने पास चलिए, जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ माने जब पौधे की जड़ें समान माप की लंबाई जड़ों के गुच्छे के रूप में दिखाई दे, गुच्छे के रूप में दिखाई देती है तो दिखा देती है तो जोतने के आधार पर
जो तने के आधार पर, सॉरी ये अलग अलग है, जो तने के आधार पर यहाँ करेंगे, यहाँ पे जो तने के आधार पर निकलती है, तने के आधार पर निकलती है, उन्हें हम कहते हैं जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़ कहते हैं। माय डियर, आप लोग समझे होंगे कि अपना जो बाजरे का पेड़ होता है, बाजरे का पौधा होता है, पेड़ नहीं होता, पौधा, और बात करें हम बाजरे के साथ साथ ज्वार का पौधा होता है, इनके अंदर ये रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। जकड़ा जड़ उनमें नहीं होती है, माने जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ें उन्हीं में पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले वाले सवाल पे। सवाल नंबर आ गया अपना तीसरा। 5 सवाल है ये निम्नात्मक जो है, फिर उसके बाद में समाप्त हो जाएगा, और ज़्यादा नहीं है ना, 30-35 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा मतलब अभी 5-6 मिनट और लगेंगे। बीज पत्र, बीज पत्र के आधार पर पौधे में कितने समूहों में बांटा जा सकता है? प्रत्येक समूह को समझाते हुए एक बीज पत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज का नामांकन चित्र बनाएं। और ठीक है ना, अब समझिएगा, बीज 2 ही प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। मतलब एक बीजपत्री का मतलब है जिसको भिगोने पर उसके 2 पार्ट नहीं हो, तो एक बीजपत्री कहलाता है। और एक बीज जिसे भिगोया, भिगोने के बाद उसको खोले तो 2 टुकड़े में विभाजित होता है, समान सिमेट्रिक में बट जाए। ठीक है, ओके, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, और अपने मूंग के साथ साथ मोट हो गया, मोट के साथ साथ एक और आता है ना चना, और एक और आ गया अरहर हो गया, अरहर के साथ साथ अपना और मैं बताऊं आपको राजमा हो गया, और भी है अपने पास मसूर हो गया, मसूर की दाल। ये सब जो दालें होती है ना, मैक्सिमम क्या होती है, द्विबीजपत्री होती है। आम का पेड़ हो गया, उसमें द्विबीजपत्र होते हैं, आम का जो बीज होता है उसमें भी, है ना, मानी गुठली होती है उसमें। मानी बीज के आधार पर पौधे को 2 समूह में बांटा जाता है। ठीक है, एक आम ही एक ऐसा वृक्ष है, आम हो गया और कटहल हो गया, इनके जो पौधे हैं बहुत बड़े बड़े, सॉरी जो बीज है ना बहुत बड़े होते हैं। और तो मैंने कोई ऐसा बीज देखा नहीं है बहुत बड़ा, 2 ही बीज ऐसे देखे हैं अभी तक मैंने, और भी होगा तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी सबके बीज छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, सबके बीज क्या होते हैं, छोटे छोटे। अभी चना देख लो आप ना, ये द्विबीजपत्री है, एक ये, जबकि इधर मक्का का है, इसमें एक ही रहता है, 2 बीजपत्र नहीं रहता है। चलिए भाई, ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। मानी द्विबीजपत्री पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, उन्हें हम द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिड्स या डाइकोट पौधे कहते हैं। जैसे चने के पौधे डाइकोट्स या डाइकोटिलिड्स या डाइकोट कहते हैं। चने का उदाहरण होगा चना, राजमा, मूंग, मसूर, ये सब रहते हैं। आम, एक बीजपत्री पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीजों में एक पतला बीज पत्र होता है। एक बीजपत्री या मोनोकोटिलिड्स या मोनोकोट्स पौधे कहलाते हैं। जैसे मक्का का बीज हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इनमें एक बीजपत्री होती है। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री, है ना, आगे शायद आएगा अपने पास, है नहीं, है ना, ये शायद ऊपर से ही रह गया है। ठीक है, समझ में आ गया है। चले आगे चलते हैं अपने चौथे सवाल पे। एक क्षेत्र की जैव विविधता, एक क्षेत्र माने एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्र की जैव विविधता से अलग क्यों होती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। एक क्षेत्र की जैव विविधता दूसरे क्षेत्र की जैव विविधता से अलग क्यों होती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। अब देखो, ये अनुकूलन के आधार पे हो सकती है, वातावरण के आधार पे हो सकती है। मान लीजिए कि राजस्थान में भी एक जंगल है और
पश्चिम बंगाल में भी एक जंगल है, और साउथ में कर्नाटका में भी जंगल है, और उत्तर में अगर हम लगाए हिमाचल प्रदेश में भी एक जंगल है। दोनों समान लंबाई के हैं, ठीक है, समान क्षेत्रफल के हैं, लेकिन इन तीनों जगह का ही वातावरण अलग अलग है। जैसे राजस्थान के रेगिस्तान का अलग क्षेत्र अलग है, यहाँ गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी को सहन करने वाले जीव जंतु और पौधे मिलेंगे। हिमाचल में चले जाएंगे तो वहाँ, मतलब हिमाचल है, जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो उसी वातावरण में रहने वाले जीव जंतु और पौधे मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी, उधर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो वहाँ उसके जैसे पेड़ पौधे और वृक्ष मिलेंगे और जंतु मिलेंगे। साउथ में चले जाएं तो इधर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसके आधार पर जीव जंतु और जो पेड़ हैं वो मिलेंगे। ये डिपेंड करते हैं वहाँ का वातावरण कैसा। इसीलिए एक ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जैव विविधता अलग अलग हो सकती है वातावरण के आधार पर। हम कहें मरुस्थलीय भागों में जल बहुत कम रहता है। शुष्क मरुस्थल दिनों में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंड होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में पौधे और जंतु मिलेंगे। इसीलिए इस क्षेत्र में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय में अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सके। मरुस्थल में पाए जाने वाले नागफनी, माने नागफनी को मतलब हम थापाथोर कहते हैं, नागफनी जैसे पौधे के मासल्स तने जो जल को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, माने उनमें जल स्टोर कर लेते हैं और उनके स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में क्या होते हैं, पौधे में की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। पौधे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आगे उसी प्रकार से देखें कि जो ठंडे पर्वतीय क्षेत्र हैं प्राय उनमें हिमपात होता है। ऐसी स्थिति में जीवित रहने के लिए वृक्षों की बनावट ऐसी होती है जिन पर बर्फ आसानी से फिसल जाती है। देवदार के पेड़ों की शंक्वाकार की आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें सरलता से ऐसा करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। कुछ वृक्षों की ऊंचाइयां कम होती है और इनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेजी से हवा में जीवित रह सके। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से अलग अलग होती है या हो सकती है। मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था कि वातावरण के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जो जैव विविधता है अलग अलग हो सकती है। अब अगर हम बात कहें कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला मतलब जो वृक्ष है वहाँ या कहें कि वहाँ जो जीव जंतु है वो राजस्थान के रेगिस्तान में या फिर रेगिस्तानी इलाकों में या रेगिस्तानी जंगलों में रहने वाले जो जीव है उनसे बिल्कुल भिन्न हो। वहाँ पे पाए जाने वाला भालू ध्रुवीय भालू कह सकते हैं हम उसे, या फिर सफ़ेद भालू होगा, जबकि यहाँ पे काला भालू होगा। वो बर्फ में आसानी से रह पाएगा, वो यहाँ पे बर्फ में आसानी से नहीं, यहाँ पे नॉर्मल में आसानी से रह पाएगा। यहाँ का वहाँ जीवित नहीं रह सकता, वहाँ का यहाँ जीवित नहीं रह सकता। यही तो है जैव विविधता, यही तो है जैव विविधता। अंतिम सवाल है इसका, अंतिम सवाल है राजस्थान के गर्म मरुस्थल राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंटों में क्या अंतर दिखाई देता है और इन अंतरों के कारण ऊंटों को क्या लाभ होते हैं। तो मैं पहले ही समझा देता हूं कि राजस्थान में जो ऊंट पाया जाता है उसमें एक कुबड़ होता है, बाल छोटे होते हैं, पसीने कम आते हैं। जबकि लद्दाख में पाए जाने वाला ऊंट, हाँ इधर वाला ऊंट जो राजस्थान में पाया जाता है उसकी लंबाई बड़ी होती है, पाँव बड़े होते हैं, जबकि लद्दाख में पाए जाने वाले ऊंट में दो कुबड़ होते हैं। आकार में इस ऊंट से काफ़ी छोटा होता है वो, ऊंचाई कम होती है, बाल बड़े बड़े होते हैं, कुबड़ दो होते हैं क्योंकि बर्फ़ के दिनों में वो 4-5 महीने बिना खाए पिए रह सके। यहाँ का जो ऊंट होता है वो 10 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है। कुबड़ एक है, पानी स्टोर कर लेता है, टॉयलेट बहुत गाढ़ा करता है, जो वो गोबर करता है वो बहुत सूखा होता है,
तो फर्क है। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है कि गर्म मरुस्थल के ऊंटों के पैर लंबे होते हैं, जिनमें चौड़े खुर होते हैं, चौड़े मतलब गद्दीदार पांव होते हैं, जिन्हें मरुस्थल की रेत में बिना धसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊंटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल की ऊंटों की तुलना में छोटे होते हैं, जो ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, आसान बनाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। ऊंट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। मरुस्थलीय गर्म मरुस्थलों में ऊंटों में एक कुबड़ होता है। कितने कुबड़ होता है? एक कुबड़ होता है, जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जबकि ठंडे मरुस्थल के ऊंटों में दो कुबड़ होते हैं। कितने कुबड़ होते हैं? दो कुबड़ होते हैं, जो सर्दियों में उनके लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं। इनके सिर से लेकर गर्दन तक के निचले भागों तक लंबे बाल होते हैं, जो उन्हें किससे बचाते हैं? ठंड से बचाते हैं, जो लद्दाख की बर्फीली मौसम में उन्हें जीवित रहने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कितना अच्छा चैप्टर था, मजा आया मुझे पूरा चैप्टर पढ़ के, और आशा करता हूँ आप सभी को भी मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ हमारा सपोर्ट करेंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए बस इतनी सी मेहनत कर दीजिए कि आपका जो अंगूठा ऐसे रहता है ना, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, वो सीधा हो जाए और यूं लग जाए, है ना, सब्सक्राइब हो जाए, एक लाइक हो जाए, और थोड़ी सी जो मुंह नहीं खुलता ना आपका पढ़ने में, वो थोड़ा सा उसमें कमेंट डालने में मुंह खुल जाए। ठीक है ना, बस आप इतना सा प्रयास कर दें हमारे लिए, है ना, ये आप लोगों के लिए हमारा निवेदन है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वाले नए चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।